हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यहाँ सब। हम आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण के प्रश्न बैंक के आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सभी प्रश्नों के आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर दूंगा। तो इसमें पहले हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए के उत्तर। इसमें मैं आपको उत्तर बता दूंगा, उनको जरूर लिख लेना। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वह 5 जून को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून लिख लीजिए। सेकेंड है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कान्हा शरण स्थल में स्थित है। रिपीट कर दे रहा हूँ, कान्हा शरण स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, सिंह भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंह भारत में कहाँ पाए जाते हैं यह पूछा है। तो सिंह जो होते हैं वह गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर वन गुजरात। फोर्थ प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो जो घाना पक्षी अभयारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। आप राजस्थान लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, भारत के राष्ट्रीय पशु एवं राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पशु को हम टाइगर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर टाइगर हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 6, चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वह सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले प्रश्न। इसमें 7वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो जो IUCN का मुख्यालय है वह मार्गेस में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IUCN का मुख्यालय मार्गेस में स्थित है। इसको आप लिख लीजिए मार्गेस। नेक्स्ट हम देखेंगे 8, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 9, जैव विविधता का अन्य नाम लिखिए। तो जैव विविधता का अन्य नाम हो जाएगा जैविक विविधता। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैविक विविधता। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10, IUCN का पूर्ण शब्द विस्तार लिखिए। तो IUCN का शब्द विस्तार हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसको आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये IUCN का फुल फॉर्म है, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है 11वां, वन्य जीव संरक्षण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वानिकी। वानिकी आप लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर वानिकी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 12, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है वह 1976 में प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 1976 हो जाएगा। इसको लिख लेना आप। नेक्स्ट देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, जैविक विविधता के संरक्षण को समझाइए। तो हम जैविक विविधता के संरक्षण को समझेंगे। इसमें कोई जीव कभी भी अकेला नहीं रहता है। तो यह आपको पता है कि कभी भी जंगल में एक जीव नहीं मिलता है पूरे जंगल में, वह समूह में रहता है। उसमें हिरण, जेब्रा, जिराफ, सूअर, सभी प्रकार के जानवर, शेर, सभी प्रकार के जानवर उपस्थित होते हैं। बल्कि सभी जीव समूह में दूसरे जीवों के साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसी कारण किसी स्थान विशेष में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैविक विविधता का सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी जीव भोजन, आवास या पर्यावरण तथा दूसरी उपयोगी वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर भोजन के लिए हिरणों पे डिपेंड होगा, भैंसों पर डिपेंड होगा। उसी प्रकार तेंदुआ छोटे जीवों पर डिपेंड होगा, लोमड़ी बिल्लियों पर डिपेंड होंगी। इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है, तो वह एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर है, इस कारण जैविक विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। जैविक विविधता को बनाए रखने वाले उपायों को ही हम जैविक विविधता का संरक्षण कहते हैं।
ये करेक्ट आंसर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, तो इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 2, सामुदायिक वानिकी के 4 उद्देश्य लिखिए। इसमें हम सामुदायिक वानिकी के 4 उद्देश्य देखेंगे। तो सामुदायिक वानिकी सन 1976 में शुरू हुई थी। यह 1976 में सामुदायिक वानिकी शुरू हुई, जिसके द्वारा वनों का विकास तथा संरक्षण किया जाता है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके प्रमुख उद्देश्य है, तो इनको उद्देश्य हम देखेंगे। पहला उद्देश्य है वनों में उपयोगी वृक्षों का रोपना। जो उपयोगी वृक्ष है उनका रोपण करना इसका उद्देश्य है। सेकेंड है व्यक्तिगत क्षेत्रों में सहकारी सहयोग से वनों का विकास करना। वनों की मात्रा को बढ़ाना, पेड़ों को अधिक लगाना। नेक्स्ट है प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को दूर करना। प्रदूषण से जो उत्पन्न खतरे हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, या तो ध्वनि प्रदूषण हो गया, या मिट्टी का कटाव हो गया, ये इन खतरों को रोकने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हो गया विलुप्त हो रही वन्य जातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना। विलुप्त हो रही जाति इसमें हो जाता है पांडा, टाइगर हो गया, हांगुल प्रजाति के हिरण हो गया। इस प्रकार से जो विलुप्त हो रही है जाति, उनका संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, वनों का महत्व लिखिए। तो वनों से हमें क्या लाभ होता है, क्या महत्व है इनके हमारे जीवन में, किस प्रकार से ये पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को हम इसमें देखेंगे। वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इनके महत्व निम्नलिखित है। ये वातावरण को संतुलित रखते हैं। वातावरण का संतुलन बनाने में मददगार होते हैं वन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, तो ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे वातावरण में वायु की जो क्वांटिटी है, मिक्सचर है, वह समतल बनी रहे। नेक्स्ट है ये वर्षा को नियंत्रित करते हैं। वर्षा लाने में आपने सुना होगा वन बहुत ही अत्यधिक यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है यह भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। भूमि कटाव, इनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, तो भूमि का कटाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, इनको नियंत्रित करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण तो ऑक्सीजन के जनरेशन से होगा। ध्वनि प्रदूषण होगा तो जो ध्वनि के मार्ग में अगर बैरियर उत्पन्न कर दिया जाए, तो ध्वनि का जो साउंड होगा, वह पीच होगी, वह कम हो जाती है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल में आता है। मृदा प्रदूषण मिट्टी के कटाव को रोकता है, तो मृदा प्रदूषण कंट्रोल में आता है। उर्वरक जो पत्तियों से झड़ते उर्वरक, वो पत्तियाँ उर्वरक बनाती है, तो उर्वरक से मिट्टी में लाभदायक पोषक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से वनों से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट हो गया वनों से हमें कई पादप उत्पाद एवं औषधियाँ प्राप्त होते हैं। ये तो जग जाहिर है कि पादप अगर होगा तो उससे औषधियाँ का प्राप्ति होंगी, लकड़ियों की प्राप्ति होंगी। इनसे कई जंतु उत्पाद, लाख, रेशम, मोम आदि प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जीन कोश का भी उपयोग महत्वपूर्ण है। वनों के ये सभी हमने महत्व देखे, इनको सभी को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, जातीय विविधता से आप क्या समझते हैं। इसमें जातीय विविधता से क्या समझते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जीवित प्राणियों एवं पादपों में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, यह सभी को पता है। एक ही प्रकार के जीव जंगल में उपस्थित नहीं होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जातियाँ उत्पन्न रहती है, तो यही विविधता हो गई। पादप भी विविध विविध नीम, बबूल, आम, इस प्रकार के, करौंजी, सागौन, देवदार, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पादपों में विविधता है, प्राणियों में विविधता है। जाति विविधता कहते हैं इसे। जाति विविधता का आशय एक क्षेत्र में जातियों की किस्म या प्रकार से होता है। कुछ क्षेत्रों में विविधता अधिक तथा कुछ में कम होती है। जैसे भारत में जो पश्चिमी घाट हो गया या पूर्वी घाट होगा, यहाँ पर विविधता बहुत अधिक है। और जो जैसे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल रीजन हो गया इंडिया के, वहाँ पर विविधता थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्रों की अपेक्षा जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है, वहाँ पर जो विविधता होती है वह बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वनों की मात्रा अधिक होंगी, सूरज की किरण पड़ेंगी तो वर्षा अधिक होंगी, तो विविधता भी इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास जाति विविधता अधिक पाई जाती है। भारत के मानसूनी क्षेत्रों में जाति विविधता अधिक पाई जाती है। मानसून होंगे, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होंगी, तो जीवों के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा, भोजन उपलब्ध हो पाएगा। इस प्रकार से जहाँ मानसून अच्छा रहेगा, वहाँ पर जाति विविधता भी अधिक होंगी।
सामान्यतः जातियों की संख्या अधिक होने पर जाति विविधता भी अधिक होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न 5, अतिदोहन से क्या आशय है। अतिदोहन मतलब किसी चीज का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो जाना। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब लालच आवश्यकता से बड़ा हो जाता है तब प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन प्रारंभ हो जाता है। जब मार्केट में किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उस पदार्थ की अगर कमी भी हो रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए अतिदोहन किया जाता है। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। मानव अपने भोजन और मनोरंजन के लिए प्राचीन काल से ही पशुओं का शिकार कर रहा है। भारत में पाया जाने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी चीता है तथा मॉरिशस का पक्षी डोडो के विलुप्त होने का भी मुख्य कारण अत्यधिक शिकार ही है। अत्यधिक मात्रा में मछलियों का शिकार किए जाने से जल के जैव संसाधनों का अत्यधिक ह्रास हुआ है। मछलियाँ अगर जल से बहुत अधिक मात्रा में निकलेंगी तो वहाँ पर जो संतुलन बनाने के लिए वहाँ जो जीव उपलब्ध है, जो जीव रह रहे जल में, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा, वहाँ उत्पादन नहीं हो पाएगा जितना भोजन उनको चाहिए। तो इस प्रकार से उनका भी ह्रास होता है। इसमें समुद्री कछुए हो गए, मोलस्क हो गया, मछलियाँ हो गई, व्हेल आदि कई जातियाँ विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि उनका भोजन तुम बाहर निकाल ले रहे हो जल से, तो उनको उतना मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जीवों का भी ह्रास हो रहा है, कई जातियाँ विलुप्त हो रही है। ये सभी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं जैव विविधता एवं संरक्षण के। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इन वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको बाहर से पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं हो, पर इनका रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।